स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 साइंस का सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से अच्छे से लर्न होता है और अच्छे से मेमोराइज होता है। ठीक है, इससे हम अच्छे से पढ़ सकेंगे, आसानी से समझ सकेंगे। ओके, तो इस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हम परिचय पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव होते क्या हैं, कहाँ रहते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं और ये लाभदायक होते हैं या फिर ये हानिकारक होते हैं। अगर लाभदायक होते हैं तो कैसे लाभदायक होते हैं। ठीक है, मनुष्यों में कैसे लाभदायक होते हैं ये पढ़ेंगे। जंतुओं में कैसे, यानी कि मनुष्य, जानवर और पौधों में इनका रोल क्या है, इनकी भूमिका क्या है। और पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग, हिंदी में बोलते हैं खाद्य विषाक्तन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि खाद्य को कैसे ये पॉइजन करते हैं, खाद्य को कैसे विषैला बनाते हैं खाद्य को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूध का पॉइस्चरीकरण। इन इंग्लिश वी से दैट मिल्क पॉइस्चराइजेशन। और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। तो ये रहा परिचय और इस चैप्टर में हम इन्हीं टॉपिक से संबंधित जानकारी ग्रहण करेंगे। ओके, चलो इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है सूक्ष्मजीव। अब हम चैप्टर तो है सूक्ष्मजीव, लेकिन सूक्ष्मजीव होता क्या है। तो आप देखते होंगे आसपास के वातावरण में, आप देखो और नोटिस करो कि इस वातावरण में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई देगा गाय, बकरी, भेड़, सब चीज़ दिखाई देगी आपको। ठीक है, गाय दिखाई देगी आपको, घास भी दिखाई देगी आपको, इंसान भी दिखाई देंगे, फ्रेंड्स दिखाई देंगे, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इस वातावरण में इन सब चीज़ों के अलावा, इन सब जंतुओं, जीव जंतुओं के अलावा या फिर कहें सामान के अलावा जो हमें दिखाई दे रहा है, ऐसी कई जीव जंतु इस वातावरण में प्रेजेंट हैं जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं। इनविजिबल है फ्रॉम आइज, हमारी आँखों से ओझल हो रखी हैं। तो ऐसी जीव जंतुओं को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर यूं कहें कि ऐसे जीव जिन्हें खुली आँखों से ना देख पाएँ हम, उसे कहते हैं सूक्ष्मजीव। ऐसे जीव जिन्हें नग्न या फिर खुली आँखों से ना देख पाएँ उसे कहा जाता है सूक्ष्मजीव। ठीक है, देयर आर other living organisms around us in which we cannot see with unaided eyes. Unaided eyes means नग्न आँखें। ठीक है, उसके लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। किसी यंत्र के द्वारा ही हम उन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। उन सूक्ष्म जीवों के यंत्र को कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म को दिखा सके उसको बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी। कैसा होता है, इस टाइप का एक यंत्र होता है, वो होता है सूक्ष्मदर्शी। यू गॉट इट, समझ में आ गया सबको। आई थिंक सबको पता चल गया है कि अब सूक्ष्मजीव होते क्या हैं और सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ठीक है, अब एक्टिविटी के थ्रू या फिर क्रिया के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और गहराई से। ठीक है, एक्टिविटी 1 या फिर क्रिया 1। एक क्रिया क्या करनी है जिससे हमें पता चले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी तो बता दिया मैंने कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक यंत्र होता है, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सके। ठीक है, उसकी मदद से ही हम देख पाएंगे सूक्ष्म जीवों को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिट्टी लानी पड़ेगी। ठीक है, कहीं से भी, मिट्टी तो कहीं पे भी मिल जाएगी। मिट्टी को लाना और एक ग्लास में ये करके देखना। आज आप लोग आज या कल देखना, इसको करके देखना। तो मिट्टी लाना, जब आप खेलने जाओगे तो मिट्टी को कलेक्ट करना, मिट्टी को लेकर आना और मिट्टी को एक ग्लास में डालना, कांच के ग्लास में या फिर कोई से भी बर्तन में डाल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सूक्ष्मदर्शी। वो आपके मिलेगा नहीं, घर पे नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप या फिर लैब में देखना तो ये चीज़ करना है। तो उसके लिए याद करना कि करना क्या है। ठीक है,
तो याद कर लो, उसके बाद आपको सूक्ष्मदर्शी जब मिलेगा लैब से तब उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मिट्टी लानी है। मिट्टी लाके एक बर्तन में डालनी है, किसी भी बर्तन में, ग्लास जैसे कि पानी के ग्लास में डाल लो। फिर उसमें पानी मिलाना, पानी मिलाओगे, फिर 5-10 मिनट के बाद देखोगे कि सारी मिट्टी सेटल डाउन हो गई है नीचे, मतलब मिट्टी जमा हो गई है नीचे। तो अब मिट्टी जमा हो गई है नीचे, अब ऊपर से आप देखोगे कि मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ जीवाणु या फिर कीटाणु, मतलब कुछ भी दिख रहा है आपको, इंसेक्ट्स कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो अगर उसके अंदर कीटाणु है कोई सा, तो कीटाणु दिख जाएगा आपको नग्न आँखों से, यानी कि या अनएडेड आई से आपको दिख जाएगा। लेकिन ऐसे पदार्थ कुछ ऐसे भी होंगे जो हम नहीं देख पा रहे हैं, खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो लैब में प्रेजेंट होगा। आई थिंक आपके घर में तो नहीं होगा। तो उस सूक्ष्मदर्शी की मदद से जब हम देखेंगे इस पानी के बर्तन को जिसमें हमने मिट्टी कलेक्ट की थी या फिर मिट्टी लाई थी, उसमें हम देखेंगे और झांक के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, तो हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई दिए थे, सिर्फ इसकी मदद से दिखाई दे रहे थे। इसकी किसकी, सूक्ष्मदर्शी की मदद से दिखाई दिए थे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसकी मदद से हम ऐसे जीवों को देख सकें जो कि हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। ओके, यू गॉट इट। ठीक है, अब सेकंड एक्टिविटी, दूसरी क्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास का एक टुकड़ा लेना है कोई सा भी, उसमें क्या करना है, तालाब होगा आसपास आपके, तालाब होगा, क्योंकि आरओ का पानी लोगे तो उसमें तो नहीं दिखेंगे जीव, कोई से भी कीटाणु नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो एकदम क्लीन हो चुका होता है, एकदम साफ हो चुका होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तालाब का पानी लाना पड़ेगा। तालाब का पानी अगर आपके आसपास है, तालाब का या फिर खेत का या फिर गंदा पानी, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, उस पानी को आप लाओगे, एक ग्लास के कांच के टुकड़े में रखोगे, कांच का टुकड़ा रखा, उसके ऊपर 2-3 बूंद डालना, बस, ज़्यादा बूंद डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करोगे, माइक्रोस्कोप लोगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप लोगे, एक यंत्र सूक्ष्मदर्शी लोगे, और पहले तो आप इसको ऐसे ही देखने की कोशिश करना, खुली आंखों से देखने की कोशिश करना। कांच के लैब के ऊपर रेक्टेंगुलर लैब होगा, स्लैब होगा या फिर कांच का टुकड़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं, उसको आप लेके और उसमें 2-3 बूंद पानी डालना। पानी डालने के बाद उसको आप ऐसे ही देखना, तो आपको क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ इतना दिखेगा कि ऐसे पानी, गंदा पानी सा है इसमें, उसमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, बस पानी गंदा है, मतलब इसके अंदर मिट्टी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए अब ये धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अगर पूछूंगी मैं कि इसमें कुछ दिखाई दिया और कुछ कोई से अभी जीव दिखाई दिया, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। माइक्रोस्कोप से अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई देंगे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो विचरण कर रहे होंगे, जो पानी की बूंदों में घूम रहे होंगे, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी आपकी 2। इससे आपको पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम खुली आंखों से उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन वो हैं, वो प्रेजेंट हैं, वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित हैं। आप यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी होगा सूक्ष्म जीव, ये जो हवा चल रही है इसमें भी सूक्ष्म जीव होगा, आप पेन यूज़ कर रहे हो, आप कॉपी यूज़ कर रहे हो, इन सब में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ओके, और अब देखते हैं आगे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पे हैं। अगर पर्टिकुलर उनकी जगह पूछी जाए कि सूक्ष्म जीव, पता तो चल गया कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। मिट्टी में मैंने बता दिया, एग्जाम्पल दिया था, मिट्टी में पाया गया, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पक्का मिलेगा आपको। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव मिट्टी में पाया गया, जल में पाया गया, फिर कहाँ पे पाया जाएगा? वायु में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है। इंसान, यहाँ तक कि इंसान के जो शरीर है उसके अंदर तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं खुली आंखों से।
ठीक है, किसी भी वस्तु में पाया जाता है, सब में पाया जाता है, दलदल में पाया जाता है, बर्फीली जगह में पाया जाता है, टेम्परेचर जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो वहाँ पे भी पाया जाता है, लेकिन सबके प्रकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो प्रकार होते कहाँ पे, गर्म जगहों पे पाया जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो, गर्मी का ताप बहुत कम हो, तो वहाँ पे भी पाया जाएगा। जहाँ पे गर्मी का ताप बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे भी पाया जाएगा। ओके, तो लेकिन सबके प्रकार अलग अलग होंगे, सब जगह एक जैसे सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाएंगे, सब जगह अलग अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाएंगे। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि सूक्ष्मजीव के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्मजीव के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के, तो मैं आपको डिस्कस करूंगी। वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं अवेलेबल एटमॉस्फेयर में, हर जगह अलग अलग प्रकार के, लेकिन आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में सिर्फ 4 और 5 डिस्कस करने हैं बस। ठीक है, तो 4 5 कौन कौन से सूक्ष्मजीव के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से, जीवाणु, सेकंड कवक, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ वन इज कुछ शैवाल। तो फर्स्ट वन इज इन इंग्लिश बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अल्गी। ओके, ये 4 तो मेन है। दूसरे होते हैं वायरस, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक टाइप के, इनको हिंदी में बोलते हैं विषाणु। ये 5th टाइप है सूक्ष्मजीव का। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कुछ तो हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं विषयों से संबंधित हमने पढ़ना है, आगे की जानकारी लेनी है। ठीक है, अब हमने ये सब पढ़ लिया कि प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब ये मित्र होते हैं कि शत्रु होते हैं, इसका भी पता लगाना आवश्यक है। तो सबसे पहले फिर थर्ड पॉइंट, हम तीसरी चीज़ हम इनसे संबंधित पढ़ेंगे, हमारे और सूक्ष्मजीव के बीच में क्या संबंध है, मित्रता का या शत्रुता का। ओके, सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है, मित्र होते हैं ये या फिर शत्रु होते हैं। तो उसके लिए हम पॉइंट्स देखते हैं कि मित्र हैं या फिर शत्रु। अब ये तो पता चल गया सबको कि ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक। ठीक है, लेकिन ये किस तरह से ये लाभदायक है और किस तरीके से ये हानिकारक है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्रवत सूक्ष्मजीव या फिर लाभदायक, लेकिन कैसे होते हैं इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं हम कि ये फ्रेंडली होते हैं, ये हमारे मित्र हैं। सबके मन में क्वेश्चन है कि हमारे मित्र हैं लेकिन कैसे हैं, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे। उसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हम देखते हैं, हम दही खाते हैं, ठीक है, हम ब्रेड खाते हैं, सभी को पसंद है दही ब्रेड, ठीक है, लेकिन किसी ने सोचा है कि ये दही बनता कैसे है। इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है, और इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है वो किसकी है, वो है सूक्ष्मजीव की। ये किस लिए कैसे मदद करते हैं, ये दही एवं ब्रेड को बनाना, ये लोग दही और ब्रेड को बनाने में मदद करते हैं। ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये दही और ब्रेड को बनाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। दूध से दही का परिवर्तन होता है, वो किसकी मदद से होता है, सूक्ष्मजीव की मदद से, इसलिए ये हमारे मित्र हैं। ये मित्र हो गए ना, हमारा तो फ़ायदा ही है ना, हम दही लेते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो इसमें हमें विटामिन्स मिलती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, तो फिर एनर्जी भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो उसकी मदद, इसकी वजह से हमें ये लाभ मिल पा रहा है, किसकी मदद से, सूक्ष्म जीवों की मदद से। इसलिए हमारे क्या हुए, शत्रु हुए या फिर मित्र हुए, क्या हुए, मित्र हुए, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो दही एवं ब्रेड को बनाने में हमारी मदद करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्रवत सूक्ष्म जीव। ओके, सेकंड, हमारी मदद किस चीज़ में करते हैं, वाणिज्यिक उपयोग में करते हैं। ये मदद किस में करते हैं, वाणिज्यिक उपयोग में। थर्ड, औषधीय उपयोग में करते हैं मदद। इसका कहाँ पे उपयोग होता है, औषधीय उपयोग, ठीक है। और दूसरा, वैक्सीन में इसका मदद किया जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किसकी वजह से होती है, सूक्ष्मजीव की मदद से। कैसे, सूक्ष्मजीव की, और ये मिट्टी की उर्वरता अगर होगी, उसमें वृद्धि होगी, तो किसका फायदा है,
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा फायदा है। कैसे? किसान फसल का उत्पादन करता है, वो किसकी मदद से कर पाता है उत्पादन फसल का? पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो किसकी मदद से कर पाता है? मिट्टी की उर्वरता के कारण। अगर मिट्टी की उर्वरता कम होगी तो फसल का उत्पादन भी कम होगा, और फसल मिलेगी तो किसका फायदा है? मनुष्य का फायदा है। ठीक है। तो 6th पॉइंट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। अब ये भी काम हमारा मित्रता वाला कर रहा है। ये जो सूक्ष्म जीव है ये हमारा मित्रता का कार्य कर रहा है। कैसे? पर्यावरण का शुद्धिकरण कर रहा है। पर्यावरण, हमारे आसपास का पर्यावरण या फिर वातावरण बोलते हैं। वायु प्रदूषित हो जाती है, किसकी वजह से? व्हीकल्स की वजह से हो जाती है। गाड़ियां चलती हैं तो प्रदूषित तो होगी। हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है क्योंकि गाड़ियों की वजह से। एयर पोल्यूशन बोलते हैं उसको, वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है। उसका शुद्धिकरण भी किसकी मदद से किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, यानी कि सूक्ष्म जीव की मदद से। विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें लगते हैं जिससे कि वातावरण को या फिर पर्यावरण को प्रदूषण रहित किया जा सके। ओके, अंडरस्टूड? मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीव मदद करते हैं, हमारे फ्रेंडली हैं। ठीक है। दही एवं ब्रेड बनाने में हमारा मदद करते हैं और वाणिज्यिक उपयोग में इसका मदद किया जाता है। लेकिन कैसे किया जा सकता है? ठीक है। दही एवं ब्रेड के बनने में सूक्ष्म जीव का योगदान होता है। ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग योगदान होता है। मैंने हर प्रकार के आपको बताए थे, 5 प्रकार के बताए थे मैंने आपको सूक्ष्म जीव। कौन कौन से बताए थे? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल। तो सब सूक्ष्म जीव हैं। सभी सूक्ष्म जीव अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग जगहों पे कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि दूध का दही में परिवर्तन करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया की भूमिका होती है, कौन से जीवाणु की भूमिका होती है। ये तो पता चल गया ये किसकी भूमिका होती है, ये काम करना? जीवाणु। जीवाणु एक विशेष प्रकार का, मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है। लेकिन उस सूक्ष्म जीव प्रकार का नाम क्या है? सबके नाम अलग अलग हैं। तो दूध का दही में परिवर्तन पर किसका योगदान रहता है? लैक्टोबैसिलस। हिंदी में भी यही होता है, लैक्टोबैसिलस। नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में और इसको मेमोराइज करना कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जीवाणु की मदद से, कौन सा सूक्ष्म जीव की मदद से दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो किसकी मदद से होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की मदद से। ओके, यू गॉट इट? सभी को समझ में आ गया? अब इसी प्रकार ब्रेड, केक जो हम खाते हैं, पनीर, इडली, डोसा, ये सब खाते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम रेस्ट पे डालते हैं और इंतज़ार करते हैं। इडली तुरंत तो बन जाती है, आजकल बनने लगती है क्योंकि ईस्ट की मदद से। और ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी भी भूमिका रहती है, इसलिए इंस्टेंटली मतलब तुरंत तैयार हो जाती है। आज के टाइम में एक बैटर आता है रेडीमेड, उसको खरीदोगे तो तुरंत। क्यों तुरंत हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर ईस्ट पहले से ही उन्होंने डाल दिया होता है। ईस्ट यानी कि सूक्ष्म जीव उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसका पाउडर होता है। ईस्ट एक सूक्ष्म जीव का ही प्रकार है, वो उसमें डाल दिया जाता है, इसलिए वो तुरंत बन जाती है। लेकिन हम कई बार ऐसा करते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से, जो हम पुराने तरीके से इडली बनाते हैं, तो क्या करते हैं, या फिर पनीर बनाते हैं, तो तुरंत तो नहीं बनती थी। पनीर तो तुरंत बन जाती थी, अगर हम उसमें नींबू डाल देंगे तो खट्टे से बन जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है, किसका जो वेट किया जाता है, जब हम रेस्ट पे डालते हैं बैटर को, इडली के जो मटेरियल है, इडली के जो आटे को रेस्ट पे डाल देते थे, दूसरे दिन इंतज़ार करते थे। किसका इंतज़ार किया जाता था? तब हम सूक्ष्म जीव के आने का इंतज़ार किया जाता था। हम किसका इंतज़ार करते थे? सूक्ष्म जीव का इंतज़ार करते थे। वैसे ही ब्रेड बनती है, वो भी किसकी मदद से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। केक बनता है, वो किसकी मदद से बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव, वो भी सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है। तो हमें पता चल गया सूक्ष्म जीव का खाद्य पदार्थों में क्या भूमिका होती है सूक्ष्म जीव की। ओके, सबको समझ में आ गया? और आगे बढ़ते हैं। अब सूक्ष्म जीव की वाणिज्यिक उपयोग क्या है? वाणिज्यिक मतलब व्यापार। व्यापार में ये कैसे मदद करता है? कोई भी व्यापार है या फिर इंग्लिश में बोलेंगे बिजनेस है, ठीक है,
उसमें कैसे इसका उपयोग होता है, इसकी भूमिका कैसे की जाती है, भूमिका या फिर योगदान क्या होता है इसका। ओके, तो सभी व्यवसायों में अल्कोहल होता है, ज़्यादातर अल्कोहल में इसका उपयोग किया जाता है। इस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर अल्कोहल यानी शराब में। ओके, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी कि एसिटिक एसिड के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो फिर ये अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड ये सब नहीं बन पाता। ये मदद किसकी मदद मिली है जिससे ये तैयार हो पाया है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद मिली है, इसलिए ये तैयार हो पाया है। तो ये व्यवसायी है ना, शराब का व्यवसाय आपने देखा होगा, ये व्यवसाय बहुत चल रहा है। और वैसे तो ये हानिकारक होता है सेहत के लिए, ये इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये फ्रेंडली कैसे है? ये फ्रेंडली व्यापार के लिए फ्रेंडली है, हमारे शरीर के लिए तो फ्रेंडली नहीं है। ये तो सभी को पता है, सबने न्यूज़ में भी देखा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोब्स के द्वारा या फिर सूक्ष्मजीव के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन तो होता है, यानी कि शराब का उत्पादन तो होता है, लेकिन कैसे होता है ये पढ़ते हैं। कैसे होता है? जौ होती है, जो नहीं है ये जौ है। जौ एक प्रकार का अनाज है, पता है सबको। जौ ये तो हरियाणा में होता ही है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? गेहूं, चावल, फलों के अंदर क्या होता है? रस होता है, सबके अंदर जूस होता है। जितने भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं ना, जितने भी हार्ड हो चाहे क्या हो, सबके अंदर एक प्राकृतिक रूप में एक रस पाया जाता है, जूस होता है प्राकृतिक रूप में। उस रस में क्या होता है? प्राकृतिक शर्करा होती है, शर्करा। ठीक है, ये प्राकृतिक शर्करा में क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है। उस शर्करा में उस जो मिठास होती है उसमें क्या आ जाता है? सूक्ष्म जीव आ जाता है। उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? ईस्ट। वो ईस्ट क्या करता है? वो ईस्ट शराब के उत्पादन करने में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्कोहल का उत्पादन होता है। जब उसने शर्करा में उसने अपनी पहचान बना ली, या फिर शर्करा में वो पाया जाएगा, ये तो कंपलसरी है कि उसमें पाया जाएगा शर्करा के अंदर। लेकिन शर्करा में जब वो पाया जाता है तो वही काम करता है शराब बनाने में। वो जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसको कन्वर्ट करता है या फिर उसको बदल देता है किसमें? शराब में। तो इनडायरेक्टली कहाँ से आता है अल्कोहल आता है जौ से, गेहूं से, चावल से। आजकल तो फ्रूट से भी बनाने लग गए। फ्रूट्स में ग्रेप्स, ज़्यादातर अंगूर से बनाया जाता है। ठीक है, तो पता चल गया कि सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। तो ये क्या है? ये एक व्यापार का ही रूप है। इससे क्या होगा? व्यापार होगा। ठीक है, व्यापार में वृद्धि होगी। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ पे भी होता है? वाणिज्यिक उपयोग। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तीसरा हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग, मेडिकल फील्ड में इसका क्या योगदान है? सूक्ष्म जीव क्या पता? दवाई, औषधि मतलब दवाइयाँ। शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका सरलार्थ होगा दवाइयाँ। सूक्ष्म जीवों का दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें किसका इंजेक्शन देता है? पेनिसिलिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, वो देता है डॉक्टर। ठीक है, जो पेनिसिलिन होता है, जो नाम है इस दवाई का, जो हमें दिया जाता है, जो बुखार होता है, तो वो उसका निर्माण कौन करता है? उस पेनिसिलिन दवाई होती है, उसका निर्माण कौन करता है? सूक्ष्म जीव ही करता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव का औषधि उपयोग भी है। ठीक है, इसका स्रोत नहीं है, ये श्रोता है। ठीक है, अब ऐसी औषधि को जो हमें ठीक करती हो, उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक भी कहते हैं।
ये डेफिनेशन आ सकती है एग्ज़ाम में, तो इसको नोट डाउन करना। हिंदी में बोलते प्रतिजैविक, ऐसी औषधि को जो हमें ठीक करे, ऐसी औषधि को बोला जाता है प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, वन सेंटेंस वाले एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, और एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक, इनके उदाहरण भी दे देना। इनके उदाहरण, इनके नाम क्या क्या कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है जो बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, ये औषधि होती है। ठीक है, और दूसरी है टेट्रामाइक्लिन। ठीक है, और एक और है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये सब उदाहरण है, ये भी लिख देना। ठीक है, अब हमने कौन कौन सा पढ़ा था? अभी हमने कौन कौन सा उपयोग पढ़ लिया था अभी तक? सूक्ष्म जीव का कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग होता है, व्यापार में उसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा औषधि उपयोग किया जाता है। और आगे आगे किस चीज़ में उपयोग किया जाता है इसका? वैक्सीन, टीका। ये जो टीका का निर्माण है वो भी किसकी मदद से होता है? वो भी होता है सूक्ष्म जीव की मदद से। हाँ, किसकी मदद से? सूक्ष्म जीव की मदद से इसका निर्माण होता है। अब ये तो पता है कि टीका का संबंध किससे है? सूक्ष्म जीव से, यानी कि टीका किसकी मदद से बनाया जाता है? सूक्ष्म जीवों की मदद से। लेकिन टीका क्या होता है ये भी तो नहीं पता होगा ना, ये पता करना जरूरी है कि टीका होता क्या है। तो क्या होता है कि टीका क्या होता है वो पढ़ते हैं आगे। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं ना, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव जो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है। मैंने बताया था कुछ तो फ्रेंडली होते हैं और कुछ अनफ्रेंडली होते हैं, यानी कि कुछ शत्रु होते हैं सूक्ष्म जीव, सभी शत्रु नहीं होते हैं और सभी मित्र भी नहीं होते। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? मित्र वाले सूक्ष्म जीव पढ़े थे। आ गया ना एक और। तो लेकिन ये जो ये वाला है, ये हम रोग कारक सूक्ष्म जीव, ये हमारा शत्रु सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, किसी के भी कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, बाहर से, या फिर कुछ हमने खा लिया उल्टा सीधा, उससे भी हमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, हमारे पास सूक्ष्म जीव आते हैं तो हमारे जो शरीर होता है क्या करता है, हम फिर भी उससे हमें ज़्यादा बीमार क्यों नहीं होते हैं उस सूक्ष्म जीव से। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सूक्ष्म जीव हमारे एंटर और ये हमारे दुश्मन भी है, तो अब ये दुश्मन है तो इससे तो हम मर जाएंगे, या फिर तो ये तो हमें खा जाएगा, इनडायरेक्टली कहें तो। लेकिन खा जाएगा तो फिर क्या हम मर जाते हैं? नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते? क्योंकि हमारे शरीर में क्या होते हैं? प्रतिरक्षण तंत्र होते हैं। क्या होता है? प्रतिरक्षण तंत्र। वो इसीलिए ही होता है, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं चारों तरफ, वैसे ही हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। वो उनका काम ही यही होता है कि जब हमला करे सूक्ष्म जीव, रोग कारक जो सूक्ष्म जीव है, फ्रेंडली नहीं, जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है, जब हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करें, या फिर हमारे शरीर में यूँ कहें, हमारे शरीर में लड़ने की कोशिश करें हमारे शरीर में। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका काम क्या होता है कि उन सबसे लड़ना, उन सारे सूक्ष्म जीवों से लड़ना। ये काम किसका होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का। वो लड़ती है तो उनको लड़के क्या करती है? मार गिराती है, मतलब उन सारे सूक्ष्म जीव को मार देती है, जिससे कि हम फिर से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, हम ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, वो भी किस लिए लेते हैं? इसी की वजह से लेते हैं। लेकिन ऐसे भी होते हैं कई बार बीमारी जो एंटीबायोटिक्स से नहीं हो पाती, मतलब प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं उनसे ठीक नहीं हो पाती। जैसे ये सब दवाइयाँ हैं ना, इन सब चीज़ों से नहीं दे पाती, उसके लिए क्या करना होता है? टीका की मदद लेनी ही पड़ती है। तो क्या किया? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रतिरक्षण तंत्र, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक देखा होगा कि स्टूडेंट है, वो बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो प्रतिरक्षण तंत्र है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है कि सूक्ष्म जीव आएगा तो हम उससे कैसे लड़ेंगे और कैसे मार गिराएंगे उसे।
सारे सूक्ष्म जीवों को जो हमारे शत्रु हैं। ठीक है, तो शरीर को स्मरण कराने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर को स्मरण भी रखना होगा ना, स्मरण करना होगा किस तरीके से हमें इन सूक्ष्म जीवों को मारा जाए जो हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे शरीर के लिए जो घातक हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए और कब लड़ा जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट का यूज़ करने के लिए टीका बनाया गया है। ठीक है, तो टीका का यूज़ कैसे किया जाता है, टीका कैसे काम करता है वो देखो। यदि शरीर में मृत तथा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को प्रवेश कराया जाए, या फिर वो मरे हुए सूक्ष्म जीवों को प्रवेश कराते हैं डॉक्टर जानबूझ के, जिससे कि शरीर के जो कोशिकाएं या फिर प्रतिरक्षा तंत्र हैं वो उसी के अनुरूप लड़ना सीख जाते हैं। मतलब मृतक और निष्क्रिय पहले ही हमको प्रैक्टिस दी जाती है। ये देखें, मृत तथा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। एक बार उनके शरीर में जानबूझ के उन सूक्ष्म जीवों को डाला जाता है, उन सूक्ष्म जीवों को डाला जाता है जो मर चुके हैं, उनको डाल के फिर टेस्ट किया जाता है कि हमारे जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है वो सीख रही है उससे लड़ना या नहीं। तो उसके लिए टीका का आविष्कार हुआ। टीका का आविष्कार इसलिए भी किया गया ताकि भविष्य में कभी भी वही सूक्ष्म जीव, रोग कारक सूक्ष्म जीव जिसने पहले अटैक किया था, वो फिर से अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो उससे कैसे लड़ा जाए। ओके, इन टोटल क्या कहेंगे, यह मतलब टीका कोशिकाओं को स्मरण कराने का तरीका है, जिससे कि कोशिकाओं को ट्रेनिंग मिल जाए या फिर मेमोराइज हो सके या फिर याद रहे कि किस तरीके से लड़ना है, और वो लड़के उन सारे सूक्ष्म जीव, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को मार सके और हम कभी बीमार नहीं पड़े। जिस आदमी को ये टीका दे दिया जाता है वो कभी बीमार नहीं पड़े दोबारा। ओके, वो कैसे नहीं पड़ता है बीमार, अगर टीका लगा दें, बोलते ना टीका लगा दिया तो अभी इसको कुछ नहीं होगा, अभी ये ठीक है। तो क्यों ठीक है, क्योंकि टीका लग चुका है, टीका से उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है। अब आगे वह सारे रोग कारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए तैयार है, प्रिपेयर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। जिस किसी को भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, वह मुझे इन्फॉर्म करे और मुझे मैसेज कर सकता है। ओके, ठीक है। आगे मैं होमवर्क देती हूँ इसी से रिलेटेड, तो उस होमवर्क को कंप्लीट करना। मैं फॉरवर्ड करती हूँ अभी फ्रॉम टेक्स्ट।